Assalamu alaikum. Here I am Sana Shafiq with another video which is actually in continuity of the first one जो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि लेक्चर किस पे हो रहा था हमारा केमिकल बॉन्डिंग पे। ये उसी का सेकंड पार्ट है, तो जिन्होंने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले वो जाके काइंडली देख लें ताकि उन्हें ये सेकंड पार्ट टाइप्स को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक हो गया, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि केमिकल बॉन्ड किस तरह से बनता है और उसकी रीज़न्स बेसिकली क्या होती हैं। मेन रीज़न केमिकल बॉन्ड बनाने की, किसी भी एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाता है, टू अचीव स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी को अचीव किस तरह से कर रहे थे हम लोग, बाय गेनिंग, बाय लूजिंग और बाय शेयरिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम हूँ और मेरा कुल असासा सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के लेने या देने की बेस पे मैं अपने आप को स्टेबल कर सकती हूँ। ठीक है, तो यही जो लेन और देन है, इलेक्ट्रॉन्स का लेना और देना, इसी की बेस पे फिर आगे आपके पास टाइप्स आ जाती हैं केमिकल बॉन्डिंग की। ठीक हो गया, वो देख लेते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज़ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड वन इज़ कोवलेंट बॉन्ड, एंड देन हमारे पास आ जाता है द थर्ड टाइप, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये कॉमन ब्रीफ 3 टाइप्स हैं और इनको डिस्कस करूँगी। इनकी डिटेल्स जो हैं वो आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएंगी। आपके पास जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं, नोट्स हैं, डिटेल्स आप कहीं से भी देख सकते हैं। मेन पर्पस इसका क्या है, मेरे चैनल का बेसिकली लेक्चर देने का, कि कॉन्सेप्ट मेन आपको समझ आ जाए ताकि आप ख़ुद से उसको लिख सकें। किसी टॉपिक को जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है उसको खुद से लिखना। ठीक हो गया, तो इनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, इसकी जनरल डेफिनेशन। आयोनिक बॉन्ड बेसिकली हमारे पास बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहानी वही सारी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की ही है। ठीक है, हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 2 एटम्स हैं जो आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, तो उनमें से एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे एटम के साथ। ठीक है, और वो जो दोनों एटम्स हैं उनके दरमियान जो इस तरह से बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, क्या आयोनिक बॉन्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एंड बी कोई रैंडम एटम्स है मेरे पास, इसमें से ए जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपना इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ट्रांसफ़र कर रहा है बी को। ठीक है, और इनके दरमियान इस इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बना, इसको क्या कहूँगी मैं, कि ये आयोनिक बॉन्ड है। एग्ज़ाम्पल्स इनकी देख लेते हैं थोड़ी सी। हमारे पास मोस्टली जितने भी सॉल्ट्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है उसको वो आयोनिक बॉन्ड ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सोडियम क्लोराइड है या पोटाशियम क्लोराइड है, विच इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर सोडियम क्लोराइड। के सब्सटीट्यूट के तौर पर भी हम पोटाशियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास किस तरह से बना, कोई यही 2 एटम्स थे, पोटाशियम और क्लोरीन। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया और जिस बॉन्ड के ज़रिए ये कनेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक हो गया, अब ये जो आयोनिक बॉन्ड है इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम पोटाशियम टू क्लोरीन। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम दिस पोटाशियम टू क्लोरीन एटम, वो किस तरह से हुआ। ठीक है, उसके लिए मुझे ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, बल्कि किसी भी तरह की बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिव एटम्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, पहले बात। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, टर्म यूज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन सब के एटॉमिक नंबर्स, और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ज़ाहिर है उसके बाद ही अगर मुझे किसी एक एटम के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं पता, तो मुझे ये ही नहीं पता होगा कि उसका जो लास्ट शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास या फिर एक्स्ट्रा है, या कितने इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत है। ये मुझे बातें किस तरह से पता चलेंगी, जब मुझे ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे और उसकी उन इलेक्ट्रॉन्स की फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी पता होनी चाहिए, जिसके लिए वर्ड यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक बड़ा इजी सा शॉर्ट ब्रीफ मतलब
जब लेक्चर मैं दूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन सेपरेटली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो टॉपिक है। फ़िलहाल हम इधर ही रहते हैं आयोनिक बॉन्ड पे। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, बॉन्ड के उसका एटम का नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम हमें पता है कि दैट इज़ 19। ये हो गया। अगली चीज़ आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो रफली मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, आई थिंक दैट्स इनफ। अब कर लेते हैं हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 होते हैं, 2 6 एंड आई थिंक लेफ्ट 1, ठीक है। इसको आप काउंट कर लें तो ये टोटल हमारे पास 19 बनते हैं। ये हो गया। दूसरी चीज़, हम दूसरा हमारा जो इन्वॉल्व है इस आयोनिक बॉन्डिंग में एटम, दैट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन का भी इसी तरह एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, और दूसरी चीज़ इसकी फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी लिख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। 2p मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एस में 2 होते हैं, पी में 6 आते हैं, 2 एंड देन 5। इसको आई थिंक सो आप काउंट करें तो हाँ जी 17 बनते हैं। अच्छा, अब इसका जो है लास्ट सब शेल आपके पास पोटाशियम के केस में ये आ रहा है, ठीक है, जो आपका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ये आ रहे हैं और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो ये हैं, ठीक है। यानी कि 5 6 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसके लास्ट शेल में वैलेंस शेल जिसको कहते हैं पोटाशियम का 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब इसके लिए क्लोरीन के लिए इजी है 1 इलेक्ट्रॉन लेना, ये टोटल 5 7 हो गए, ठीक है। तो लास्ट सब शेल को इसको कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके लिए ये इजी है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लें रेदर देन कि वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके अपने आप को स्टेबल करे, ठीक है। 2 ही तरीके हैं ना क्लोरीन एटम की, अगर सिर्फ मैं यहाँ पे बात करूँ, या वो अपना ये जो उसका इनकम्प्लीट लास्ट सब शेल है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो सारे 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, लूज़ कर दे, और यहाँ तक मतलब फिर रह जाएगा 6, उसका लास्ट वैलेंस शेल आएगा, तो वो इस तरह से स्टेबल हो जाएगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वैलेंस शेल में पूरे होंगे। लेकिन उसके लिए ये मुश्किल है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स दे। ये बात उसके लिए आसान है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके 8 वैलेंस शेल पूरे कर ले अपने लास्ट शेल में और अपने आप को स्टेबल कर ले, ठीक है। तो वो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसी तरह इस केस में भी, पोटाशियम के केस में भी यही सारी कहानी है। पोटाशियम का जो है ना वो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसको ज़रूरत है और इलेक्ट्रॉन की अपने आप का लास्ट सब शेल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो वो ये वाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इज़ मच इजी एज़ कम्पेयर टू कि 2 या 3 को एक्सेप्ट करे या डोनेट करे। तो इसी वजह से फिर एक तो ये रीज़न है कि पोटाशियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन गेन करता है। दूसरी रीज़न यहाँ पे जो आ जाती है बात, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक टर्म यूज़ होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है पोटाशियम की वो कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम के लास्ट वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। वो पोटाशियम की लो है, ठीक है, यानी कि वो ईज़िली अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, यानी वो ईज़िली इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं, 3-4 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसमें से जो पोटाशियम है वो डोनेट कर रहा है और क्लोरीन गेन कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये जो है फिर पोटाशियम को अगर मैं इस तरह से लिख लूँ 2 8 8 1, ठीक है। ये मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को मोर ब्रीफ वे में यहाँ पे लिख लिया है कि इसके फर्स्ट जो सब शेल है उसमें 2 है इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 है, फिर 8 है और लास्ट में फिर 1 है। अब ये करता क्या है, मेरे पास पोटाशियम इन द केस ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया और के पॉजिटिव यानी कि 288 की फॉर्म में ये स्टेबल हो गया, ठीक है। ये वाली जो कन्फिग्रेशन है ये अब इसकी स्टेबल है और ये मैच कर रही है टू द नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है या फिर नोबल गैस की कन्फिग्रेशन है, जो कि आर्गॉन का नाम आपने सुना होगा, उसकी कन्फिग्रेशन से ये मैच कर रही है। और नोबल गैसेस का जिक्र मैं फ़र्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत कर चुकी हूँ। क्लोरीन अब यहाँ पे क्या करेगा,
जिसकी कन्फिग्रेशन कुछ मेरे पास क्या थी, इसके लास्ट सब शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। लास्ट को जस्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्लोरीन अब क्या करती है, वो जो पोटाशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उसको वो गेन करके, ठीक है, और यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाती है। अब इसकी जो कन्फिग्रेशन अगर हम यहाँ पे लिखें तो वो स्टेबल हो जाती है, यानी कि 288 इसकी भी कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगी और वो मैच करती है अगेन आर्गोन से, विच इज़ अ स्टेबल इनर्ट नोबल गैस। ये हो गया। अब इस तरह से ये फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स, अब इस केस में यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन लेने और देने की सारी जो कहानी है ये कब हो रही है, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान। और इस तरह से ये एक चीज़ जो है, एक एटम जो है उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने उसको गेन किया, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन हुई और हमारे पास क्या बन गया, KCl आ गया, ठीक है। और इसके दरमियान जो बॉन्ड बना दैट इज़ योर आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन की, आयोनिक बॉन्ड्स जिनमें बन रहे हैं, यानी कि मोस्ट कॉमन सोडियम क्लोराइड है, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। और इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो कि ईज़िली पोटाशियम की तरह उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, और वो जब भी किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इस टॉपिक को मतलब कभी आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो 1 या 2 एग्जांपल्स आर मोर देन इनफ। तो उसके लिए आपको ज़रूरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होनी चाहिए, और उसके लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो बॉन्ड था, नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज़ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास किस तरह से बनता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमारे पास क्या हो रहा था आयोनिक बॉन्ड में, कि हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र कर रहा था एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के साथ जिसके साथ उसने आयोनिक बॉन्ड बनाना है। कोवलेंट बॉन्ड के केस में आपके पास क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, यानी कि मिलजुल के काम होता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम होता है इन द केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कि कोई 2 एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं हूँ, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, और कोई और एक एटम है उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए फॉर एग्जांपल अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। ना मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, ना उसके पास है, लेकिन हम दोनों को ज़रूरत है एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो हाँ, अब मैं उसको क्या कहूँगी कि यार तुम्हें भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। तो हम ऐसे करते हैं कि अब हम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में रख लेते हैं और शेयर कर लेते हैं उसको। अब जब मैं देखूंगी तो मैं कहूँगी मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो देखेगा दूसरा वाला एटम, वो कहेगा मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन दोनों के पास क्या इस तरह से अपने अपने आउट शेल भी कंप्लीट हो जाएंगे और दोनों अपने आप को स्टेबल भी कर लेंगे, और इस तरह से बॉन्ड भी बन जाएगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, अ वेरी वेरी कॉमन बॉन्ड। हम इस कोवलेंट बॉन्ड की बहुत सारी एग्जांपल हैं, बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में हम मतलब कॉमनली सुनते हैं, आपके मीथेन है, आपके जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ये सारे हैं, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, यही कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आयोनिक बॉन्ड में हमने देखा था 2 डिफरेंट एटम्स थे, ठीक है, वहाँ पे 3-4 और फैक्टर्स थे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली चीज़ आती है आयोनिक बॉन्ड के केस में, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन लेने और देने का काम है। एक ने कंप्लीट ट्रांसफ़र करना है, दूसरे ने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट वही कर सकेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। कोवलेंट बॉन्ड के केस में हमारे पास जो एग्जांपल्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपके पास सेम एटम्स के दरमियान भी बॉन्ड बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इसी तरह से, यानी कि जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है वो सेम एटम्स के दरमियान भी बन सकता है, हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी बेस पे फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड है वो मज़ीद 2 टाइप्स का हो सकता है। एक आपके पास होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और एक आपके पास होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो अभी हमने डिस्कस किए ऊपर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं, यानी कि जिसमें सेम एटम्स हों, हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, वो अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयर करके बॉन्ड बनाए तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ज़ाहिर है उनमें डिफरेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, लाइक आपके पास फॉर एग्जांपल
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसमें जो बॉन्ड बनता है वो भी म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, लेकिन हमारे पास 2 डिफरेंट एटम्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनमें। तो यहाँ पे इस केस में फिर हमारे पास क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लाइक फ्लोरीन, हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो फिर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज़ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन वाला एंड क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका डिफरेंट आ गया, 2 पोल्स बन गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स बन गए। इसी वजह से इस तरह के बॉन्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वाले एटम्स के दरमियान बन रहे हैं, और इसी वजह से इनको फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। आपके पास जो वाटर है, दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें भी जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव एंड में हो जाता है, और जो 2 हाइड्रोजन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रहती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, तो क्या हो जाएगा आपके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की पहले जनरल अगर डेफिनेशन लिखें तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो 2 बॉन्डेड एटम्स हैं उनमें से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का बॉन्ड है। अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें, इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है उसको डोनेट करता है, जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनमें से एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को। ठीक है, कम्प्लीटली डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को। अब ये डोनेट करने के लिए ऑब्वियसली अगर मैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ मैं बनाना चाहती हूँ, तो मैं वो सिर्फ उसी केस में बना सकूँगी अगर मेरे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेजेंट है यानी कि मेरे पास लोन पेयर्स हैं। ठीक है, लोन पेयर्स जिनके पास जिन एटम्स के पास अवेलेबल होते हैं वो इजीली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। एक तो ये बात आपने क्लियर अपने माइंड में रखनी है। और इसके एग्जांपल लोन पेयर का जब भी नाम आता है माइंड में फ़ौरन हमारे क्या आ जाता है कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन दोनों और भी बहुत सारे ऑब्वियसली एटम्स हैं जिनके पास लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड जो है BF3, ये जो दोनों हैं इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, वो किस तरह से कि अमोनिया जो है मेरे पास ये NH3 अब किस तरह से बना, NH3 ये इसने 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये जो NH3 बनता है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है ये 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाने के बावजूद इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, बाद में ये दोबारा रिपीट करी हूँ, नाइट्रोजन जो है इसके ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और जो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं अमोनिया NH3। ये 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद जो नाइट्रोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा 2 बच जाते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनाने के बाद किसी भी एटम में एक्स्ट्रा रह जाते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, ये इसके पास एक्स्ट्रा हैं, ये वाला जो नाइट्रोजन है इन द केस ऑफ अमोनिया। अब ये जो नाइट्रोजन है ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी तरफ जो आपके पास बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, एक्चुअली इसके केस में जो बोरॉन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। और इसके साथ का जो दूसरा है अमोनिया NH3, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है प्रेजेंट जो कि वो डोनेट कर सकता है जब उसको ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। ये मेरे पास जो ये जो नाइट्रोजन है फिर ये क्या करता है इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को, पहले ये स्ट्रक्चर इसका लिख लेते हैं थोड़ा क्लियर करके। ये जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है इसको बोरॉन को, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब इस प्रोसेस में जो आपके पास बॉन्ड बनेगा इन दोनों के दरमियान उसको कहते हैं
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को इस तरह से डोनेट करते हैं, ठीक है, एरो ड्रॉ करके। एरो की डायरेक्शन शो करती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए। नाइट्रोजन ने बोरोन को कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अपना डोनेट किया है। तो इस नतीजे, इस सारे रिज़ल्ट में जो हमारे पास बनते हैं, जो बना है हमारे पास ये न्यू एक कंपाउंड, ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में हमारे पास कॉम्प्लेक्स आया। ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ठीक है। और ऑल्दो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल रहता है। ये बॉन्ड जो इस तरह से बना है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कम्प्लीटली फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इससे हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल है। तो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को जब भी आप एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें, तो सबसे कॉमन एग्जांपल यही लिखी जाती है, अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को बता दिया जाता है। अच्छा, इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कम्प्लेक्स यहाँ पे मैंने लिखा है, देखें इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं ऑब्वियसली, जो अमोनिया नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन्स के साथ बनाए हुए हैं। और इसी तरह ये जो फिर न्यू एक बॉन्ड बना, न्यू इनके दरमियान एसोसिएशन हुई, न्यू लिंक जो बना बाय द ट्रांसफ़र ऑफ दीज लोन पेयर टू द बोरॉन, इसके नतीजे में फिर एक न्यू बॉन्ड बना, वो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और हर बॉन्ड जो है वो आपके पास मोस्टली कोवलेंट होता है और थोड़ा सा उसमें कोऑर्डिनेट का पार्ट होता है। लाइक जो हमें लिटरेचर में मिलता है उसमें ये हमें कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद टोटल जो कम्प्लेक्स होता है उसमें 33% आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हिस्सा होता है और बाकी जो रह जाता है 66% ऑलमोस्ट, वो कोवलेंट इन नेचर होता है बॉन्ड इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारी हैं इसके हमारे पास। आपके पास जो अल्कोहल है, इसी तरह से हाइड्रोनियम आइन बनता है, वो भी आप बुक्स में से, लिटरेचर में इधर उधर से देख सकते हैं कि उसमें भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर अबाउट केमिकल बॉन्डिंग एंड उसकी टाइप्स। 2 पार्ट्स में जो मैंने वीडियोस अपलोड की है, पार्ट नंबर 1 भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है केमिकल बॉन्ड होता क्या है वो आप देख सकें। अच्छा, अब ये मैं आपके साथ कंप्लीट नोट्स शेयर कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें नीटली मैंने बता दिया कि पहले हमारे पास केमिकल बॉन्ड होता क्या और फिर साथ उसकी ये रीज़न्स क्या होती है बॉन्ड बनने की। अच्छा, स्टेबिलिटी आ गई, वो किस तरह से अचीव हुई, एंड एट द एंड देन ब्रीफली 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक हो गया। माई नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह विल बी अबाउट बायोकेमिस्ट्री का कोई टॉपिक होगा और एनी जनरल टॉपिक, ठीक है। केमिस्ट्री प्योरली अब इसका टॉपिक इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री के बाद कोई हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं बनाऊं इजी डिटेल्ड लेक्चर, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।